हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूनिटी चैनल के इस नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि कल के क्लास में मैंने आपको बतलाया था कि आरबीआई ने इंक्रीमेंटल सीआरआर नाम का नया सिस्टम लाया है। ये जो इंक्रीमेंटल सीआरआर है वो 10% रखा गया है। आरबीआई ने कहा है कि 19 मई 2023 से 28 जुलाई 2023 तक जितना भी एनडीटीएल मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी बैंक में आया है उसका 10% सीआरआर जमा करना पड़ेगा। 2000 रुपये की नोटबंदी के कारण बैंकों में काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी कैश जमा हो गया है। उसी को आरबीआई सीक्वेज करना चाहता है, अपने पास वापस लाना चाहता है ताकि मार्केट में लिक्विडिटी के सप्लाई में कुछ कमी आए। आरबीआई को ऐसा अनुमान है कि इंक्रीमेंटल सीआरआर 10% के थ्रू वह 1 लाख करोड़ आसपास कैश को मैनेज कर लेगा, अर्थात वह मार्केट में जाने से रोक सकेगा। एयरटेल पेमेंट बैंक ने द ग्रीन वे टू पे नाम का कैंपेनिंग स्टार्ट किया है और आप कल यूनिटी के वीडियो में सुन चुके थे कि आरबीआई ने पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना हुआ रिसाइकल कार्ड लाया है। तो उसी कार्ड को लाने के उपलक्ष्य में उसने द ग्रीन वे टू पे नाम का कैंपेनिंग स्टार्ट किया हुआ है। भारत में सबसे पहले पॉलीविनाइल क्लोराइड से कार्ड लाने का श्रेय एचएसबीसी बैंक को जाता है। उसने रिसाइकल्ड पीवीसी से पहला क्रेडिट कार्ड बनाया था। आरबीआई ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मीटिंग के बाद 2023-24 के लिए 5.4% मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया है। इसके पिछले वाले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिव्यू में उसने 5.1% मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया था। आरबीआई ने कन्वर्सेशनल पेमेंट लाने का आइडियोलॉजी दिया है। आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने बतलाया कि आरबीआई कन्वर्सेशनल पेमेंट लाने पर विचार कर रहा है। इसमें होगा ये कि जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, वो एआई पावर्ड सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सिस्टम से कनेक्ट हो सकते हैं। अभी ये फैसिलिटी हिंदी और इंग्लिश में लाई जाएगी और आरबीआई ने कहा है कि कुछ समय के बाद इस कन्वर्सेशनल पेमेंट ऑन यूपीआई को, ये यूपीआई पर ये फैसिलिटी दिया जा रहा है। तो आरबीआई ने कहा है कि कन्वर्सेशनल पेमेंट ऑन यूपीआई को बाद में दूसरी भाषाओं में भी जोड़ा जाएगा। अभी ये हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध रहेगी। आरबीआई ने डिपॉजिट विथ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक मार्च 2023 नाम से रिपोर्ट पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट में आरबीआई ने बतलाया है कि 2022-23 में बैंकों में ओवरऑल डिपॉजिट 180 लाख करोड़ रुपए का था और रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला डिपॉजिटर्स की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला जमाकर्ताओं की संख्या में जो वृद्धि है वो 20.5% की है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में भी जमा करने की प्रवृत्ति काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा जो डिपॉजिट होता है वो 30% बढ़ा है। अब जैसा कि आप जानते हो कि अभी हाल के वर्षों में, पिछले समय में कोविड जैसा पेंडेमिक आया था, तो उस समय लोगों ने पैसे के वैल्यू को समझा और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करने के बजाय उसको कहीं सुरक्षित सेफ जमा करना अच्छा समझा। इसी कारण से अभी हाल के दिनों में भारतीयों में बचत करने की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ी है। आरबीआई ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि
पर कैपिटा वीमेन डिपॉजिट 42,503 रुपये है, जो कि उसने बहुत ही अच्छा माना है। एसएससी की परीक्षाओं में आपको शास्त्रीय संगीत से संबंधित बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं। इसमें जब हम उत्तर भारत की बात करते हैं तो हिंदुस्तानी संगीत और दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत। तो आज थोड़ा सा हम लोग हिंदुस्तानी संगीत के बारे में बात कर लेते हैं। आज के इस छोटे से क्लास में मैं हिंदुस्तानी संगीत के बारे में पूरा डिटेल से तो बात नहीं कर सकता। हाँ, इतना हम लोग बात करते हैं कि हिंदुस्तानी संगीत के गायन में कई सारी पद्धतियाँ होती हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण है जिसका नाम है ख़याल। अब जैसे कि आप जान रहे हो कि ख़याल एक इमेजिनेशन है, तो ये एक इमेजिनरी सॉन्ग है। इमेजिनेशन करके कुछ खास चीज़ों को इमेजिन करके गाया जाने वाला एक संगीत है। इसका प्रारंभ अमीर खुसरो के द्वारा हुआ था। ख़याल की गायकी अधिक से अधिक 8 लाइन तक की होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है, जिसे बंदिश कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से विरह राग का संगीत होता है, जो कि श्री कृष्ण और श्री राधा रानी से संबंधित है। हिंदुस्तानी संगीत के गायन में एक तरीका है जिसे तराना कहते हैं। इसे बहुत ही तेज़ी से गाया जाता है। इसके प्रमुख गायकों में पंडित राम मोहन शर्मा हैं, जो कि बहुत फास्टेस्ट सिंगर हैं और वे मेवाती घराने से संबंधित हैं। ठुमरी हिंदुस्तानी संगीत का एक प्रमुख गायन शैली है। ये एक रोमांटिक और इरोटिक स्टाइल होता है और ठुमरी को द लिरिक ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये एक परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किसे लिरिक ऑफ इंडिया कहते हैं। गज़ल भी गायकी का एक तरीका है। इसकी शुरुआत अमीर खुसरो से मानी जाती है और आप जानते हो कि हमारे आधुनिक समय में गज़ल के कई सारे गायक तो हैं ही, और साथ के साथ कई महान शायर भी हुए हैं, जिनमें अल्लामा इकबाल, काजी नजरुल इस्लाम, जिन्हें विद्रोही कवि कहा जाता है, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान, जिन्हें हम पॉपुलर रूप से गालिब के नाम से जानते हैं, जो बहादुर शाह जफ़र के समय हुए थे, मीर और जौक, ये बहुत ही प्रसिद्ध उर्दू के शायरों में से एक हैं। हिंदुस्तानी संगीत में ध्रुपद सबसे पुराना गायन शैली है। ये पोएटिक फॉर्म में होता है और आप जैसा कि नाम से ही जान रहे हो, ध्रुपद स्थायित्व इसकी पहचान है। बिल्कुल एक तयशुदा पैटर्न पर इसको गाया जाता है और इसमें नियमों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। इन सभी के अलावा कुछ और गायन के तरीके हैं, जैसे टप्पा, सरगम, ठुमरी, राग सागर, होरी, धमाल। तो अगर आप ये वीडियो आगे सुनते रहते हैं, कंटिन्यूअस सुनते हैं, देखते हैं, तो फिर आपको आगे भी इसका नोट्स मिलेगा। ठीक है, डू स्टडी एंड गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।